हेलो फ्रेंड, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुप्त राजवंश से है, गुप्त वंश। और ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो आइए आज देखते हैं इस टॉपिक को हम। और गुप्त वंश से पहले थोड़ा सा हम उस टॉपिक पे जाते हैं जहाँ पे हमने पहला वीडियो अपना बनाया था। तो पहले वीडियो में हमने मौर्य वंश को देखा था। मौर्य वंश में हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में बताया था। और अशोक का धम्म हमने बताया। और अगर ये कहें कि मौर्य वंश के बारे में पूछा जाए कि मौर्य वंश का आखिरी साम्राज्य शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक है उसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक होता है। बृहद्रथ के बाद जो है मौर्य वंश का पतन हो जाता है। अब आइए देखते हैं गुप्त राजवंश के बारे में। जहाँ तक गुप्त वंश की बात है तो गुप्त वंश का जो संस्थापक होता है इसका नाम होता है श्रीगुप्त। कौन होता है? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त राजवंश का संस्थापक होता है। संस्थापक अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था या गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। इसी ने जो है 275 ईस्वी सन में जो है गुप्त राजवंश की स्थापना करी। और ये एज ए सामंत प्रवृत्ति का शासक होता है, एक निर्बल शासक होता है। जहाँ तक इनकी जानकारी का प्रश्न है कि गुप्तों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी का जो सबसे प्रधान स्रोत है वो है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त ने लिखा था। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो है राजशेखर ने ग्रंथ लिखा था काव्य मीमांसा। रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो है इंदौर ताम्रपत्र लेख, ठीक है। इंदौर ताम्रपत्र लेख ये है आपका स्कंदगुप्त का, इससे जानकारी मिलती है। मानकुवर लेख, मानकुवर लेख, ठीक है। आदि बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं। जहाँ तक इनकी जानकारी का प्रमुख प्रधान स्रोत की बात है तो वो हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। जहाँ तक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात है तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता का क्या नाम था ये जरूर पूछता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हरिसेन, हरिसेन इसी ने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। अगर ये थोड़ा सा डीप में अंदर जाएगा तो क्वेश्चन ये बना सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किस शैली में की गई है, तो इसकी रचना चंपू शैली में की गई है। चंपू शैली किस शैली में की गई है? चंपू शैली। अच्छा, ये चंपू शैली होती कैसी शैली है? अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ली जाए तो ये जानते रहिएगा कि चंपू शैली ऐसी शैली को कहते हैं जो गद्य और पद्य मिश्रित होती है, उसे हम चंपू शैली कहते हैं। गद्य प्लस पद्य, जो गद्य और पद्य दोनों में रचित होती है उसे हम चंपू शैली कहते हैं। तो इसकी रचना किस शैली में की गई है? तो चंपू शैली में। दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से मिल गए। पहला तो इसके रचयिता का क्या नाम था? हरिसेन। दूसरा, किस शैली में इसकी रचना की गई? गद्य और पद्य। इसमें किस गुप्त शासक के बारे में ज़्यादा सबसे अधिक जानकारी मिलती है? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये जानते रहिएगा, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विशेष रूप से इसमें उल्लेख मिलता है, ये जानते रहिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो ये आप विशेष रूप से जानते रहिएगा। अब आइए देखते हैं, जहाँ तक संस्थापक की बात है हमने बताया इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त होता है। और श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच।
घटोत्कच, ये इस वंश का अगला शासक होता है। दोनों ऐसे शासकों की बात की जाए, चाहे वो श्रीगुप्त हो चाहे घटोत्कच हो, दोनों शासक कैसे होते हैं? एज ए निर्बल शासक होते हैं। इतिहास में इनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता। और जहाँ तक इनके टाइम की बात है तो 275 से लेके 281 तक इसका टाइम होता है, ये जानते रहिएगा। इसका जो टाइम होता है 275 से लेके 281, ये श्रीगुप्त का टाइम होता है। घटोत्कच के टाइम की बात की जाए तो 281 से लेके 319, ये इसका टाइम है। ठीक है, तो टाइम पीरियड को जानते रहिएगा, तो कभी कभी टाइम पीरियड के बारे में ही पूछ लेता है। तो घटोत्कच के बाद जो अगला शासक इस वंश का, ये कहें कि गुप्त राजवंश का पहला ऐसे स्वतंत्र शासक जिसने गुप्त राजवंश को एक स्वतंत्र स्थिति में लाया, तो ऐसा वो शासक कौन सा शासक होता है जिसने गुप्त राजवंश को पहली बार एक स्वतंत्र स्थिति में लाता है? तो इसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये पहला शासक होता है जिसने गुप्त राजवंश को एज ए स्वतंत्र स्थिति में लाया। तो वास्तविक संस्थापक अगर कहें इस वंश का, अगर ये कहें कि पहला एज ए स्वतंत्र शासक जिसने गुप्त राजवंश को स्वतंत्र स्थिति में लाया कौन था, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और ये पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बन जाता है कि गुप्त राजवंश में ऐसा कौन सा शासक होता है जिसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये जानते रहिएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये महाराजा धीराज की जो उपाधि होती है ये एज ए स्वतंत्रता की सूचक होती है। किसी भी शासक के नाम के साथ अगर महाराज जुड़ जाए तो ये जानते रहिएगा, महाराज का जुड़ना ही क्या हो जाता है, ये सामंत का सूचक हो जाता है। सामंती सूचक ये शब्द है महाराज। लेकिन अगर किसी भी शासक के साथ महाराजा धीराज जुड़ जाता है तो ये उसके एज ए स्वतंत्र होने का सूचक है। ठीक है, और ये पहला ऐसा शासक होता है जिसने जो है सबसे पहले गुप्त राजवंश में सिक्के चलाए। तो पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने गुप्तों में सिक्के चलाए? तो ये जानते रहिएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसी ने सबसे पहले सिक्के चलाए, और वो भी किसके सिक्के चलाए? ये कभी कभी थोड़ा सा डीप में जाएगा तो अंदर जाने के बाद ये प्रश्न बना सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिक्के चलाए वो किस धातु के थे? तो वो सोने के थे। तो पहली बार इसने सोने के सिक्के चलाए। कहीं कहीं कुछ किताबों में ये देता है कि जो चांदी के सिक्के गुप्तों में पूछा जाता है किसने सबसे पहले गुप्त राजवंश में चांदी के सिक्के चलाए। तो अभी जो लेटेस्ट में कुछ शोध ऐसे हुए हैं जिसमें ये दिखाता है कि इसके जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम के, इसके बनावट आकार प्रकार के ही जैसा चांदी का भी सिक्का मिला है। तो कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी के भी पहली बार सिक्के गुप्त राजवंश में इसी ने चलाए, लेकिन आयोग उसको नहीं मानता, इसलिए हम इस पे नहीं जाएंगे। तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर कभी पूछे कि गुप्त राजवंश में पहला कौन सा ऐसा शासक होता है जिसने पहली बार सिक्के चलाए, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो भी उसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और दूसरा, अगर इसमें थोड़ा सा और अलग हट के क्वेश्चन बनाए तो ये बना सकता है कि गुप्त राजवंश में वो पहला ऐसा कौन सा शासक होता है जिसने सोने के सिक्के चलाए। अगर ऐसा पूछता है तो भी उसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसने ही पहली बार गुप्त राजवंश में सोने के सिक्के चलाए। अगला देखते हैं, गुप्त राजवंश में इसने सबसे पहले जो है गुप्त संवत चलाया। कौन सा? गुप्त संवत। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाया? तो गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया? तो 319 में। गुप्त संवत कब की स्थापना कब हुई या गुप्त संवत कब चलाया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन सत्ता पर आसीन होता है। चंद्रगुप्त जब शासन सत्ता पर आसीन होता है तो इसने जैसे ही शासन सत्ता पर आसीन होता है उसी समय एक संवत चलाया जिसको कहते हैं गुप्त संवत। ठीक है, तो गुप्त संवत को एक और नाम से भी जानते हैं। कभी पूछ ले गुप्त संवत को किसी अन्य संवत के नाम से भी जानते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये जानते रहिएगा, गुप्त संवत को अन्य नाम से जानते हैं, उसका नाम है वल्लभी संवत। तो चाहे गुप्त संवत कहे चाहे वल्लभी संवत कहे, वल्लभी संवत ये भी है 319 का, और गुप्त संवत भी दोनों 319 के हैं।
और इसने ही चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कुमार देवी से विवाह किया था। तो कुमार देवी प्रकार के सिक्के इसने राजा रानी प्रकार के, उसको कहते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गुप्तों में शासक होता है जिसने राजा और रानी प्रकार के, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो ये जानते रहिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया और जो है सिक्का चलाया उसके उपलक्ष्य में, जिसको राजा रानी प्रकार के सिक्के कहते हैं। तो जिसमें एक तरफ राजा का चित्र अंकित है, दूसरी तरफ रानी का चित्र अंकित है, बीच में एक हवन कुंड बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसी को जो है कहा जाता है, राजा रानी को कुछ सिंदूर दान करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसको राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। तो ये किसने चलाया? तो ये इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, इसी ने चलाया है। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जहाँ से बनेगा, हम मुख्य प्रश्नों की बात कर रहे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत बाहर नहीं जाना चाहते, जो प्रमुख प्रश्न बनेंगे उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो आपका प्रश्न बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम से जो प्रश्न बनेगा, वो पहला प्रश्न ये बनेगा कि इस वंश का पहला कौन सा शासक होता है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और दूसरा, गुप्त राजवंश में किसने सिक्के चलाए? तो भी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और किस धातु के चलाए? तो सोने के। ये भी 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा, किसने गुप्त संवत चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। कब चलाया? 319 में चलाया। गुप्त संवत को किसी अन्य नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा वल्लभी संवत। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो कुमार देवी। ठीक है, किस राजवंश की थी? तो लिच्छवी राजवंश की कन्या थी, ये जानते रहिएगा। और राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? अगर ऐसा पूछा जाता है तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम से सारे जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, इससे बाहर इससे क्वेश्चन आने नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आगे बढ़ते हैं समुद्रगुप्त। इस राजवंश का जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम की बात करेगा तो 319 से लेके 335। ठीक है, ये पूरा इसके टाइम पीरियड की बात है, जब तक इसने शासन किया, ये पूरा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। और उसके बाद समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड की बात करी जाए तो 335 से लेके 375। कुछ किताबों में अलग देता है इसकी डेटिंग, लेकिन ये जानते रहिएगा ये डेटिंग है इसकी। 335 से लेके 375 तक इसने शासन किया। और समुद्रगुप्त पूरे गुप्त राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। तो ये कहें कि गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा उसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और इसको लिच्छवी दोहित कहा जाता है, यानी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि समुद्रगुप्त किसका लड़का था? तो समुद्रगुप्त कुमार देवी प्लस चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का था। ठीक है, तो इस बात को जानते रहिएगा, अब कभी पूछा जाए तो आप इसका ये आंसर दे सकते हैं। समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का नाम होता है दत्त देवी। क्या नाम था? तो दत्त देवी इसकी पत्नी का नाम होता है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, और जहाँ तक समुद्रगुप्त की विजयों की बात है, समुद्रगुप्त ने किसकी विजय करी और उस विजय के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जब इसके विजय की बात आती है तो समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, इसी से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने अपना पहला जो अभियान किया किसके खिलाफ किया? तो इसने पहला अभियान आर्यावर्त का किया। आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहला इसका अभियान होता है। आर्यावर्त की विजय इसने की। आर्यावर्त के इसने प्रारंभिक समय में आर्यावर्त के ऊपर आक्रमण कर 3 शासकों को पराजित किया, जिसमें नागसेन, अच्युत और एक और ऐसा शासक होता है जिसने मतलब ये कुल मिला के 3 शासकों को इसने पराजित किया आर्यावर्त के प्रथम अभियान में। ये पूछा जा सकता है कितने शासकों को पराजित किया, लिख देते हैं, नाम जानते रहिए। अच्युत, कोंतकुलज और नागसेन।
नागसेन। ये तीन ऐसे शासक होते हैं जिनको इसने पराजित किया, अच्युत, कुंतकुलज और नागसेन। ये तीन शासकों को आर्यावर्त के प्रथम अभियान में पराजित करता है, और आर्यावर्त का जो दूसरा अभियान करता है तो उसमें कितने शासकों को पराजित किया, तो उसमें 9 शासकों को पराजित किया। ठीक है, तो प्रथम अभियान में 3 और दूसरी अभियान में जो है 9 शासकों को पराजित करता है। आर्यावर्त के प्रथम अभियान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आर्यावर्त के प्रथम अभियान के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्त की 13वीं और 14वीं पंक्ति में मिलता है। किस में मिलता है? 13वीं 14वीं, याद रखिएगा, 13वीं 14वीं पंक्ति में जो है आर्यावर्त के प्रथम अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसने दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। दूसरा इसका अभियान होता है दक्षिण भारत पर, जिसमें दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। कितने शासकों को? तो 12 शासकों को ये दक्षिण भारत में पराजित करता है, 12 शासकों को। ठीक है, जिसमें कुछ शासकों के नाम भी है, नाम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो पूछे जाते हैं उनको लिख दे रहे हैं। तो उसमें है कोसल का राजा महेंद्र, कुराल का राजा, कुराल का मंटराज, कांची का विष्णुगुप्त, कांची का विष्णुगुप्त, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, कुशस्थलपुर का राजा धनंजय, कुशस्थलपुर का राजा धनंजय आदि। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको हमने लिख दिया है। इसमें से आपको पूछेगा कि कोसल का राजा कौन था, तो महेंद्र। कुराल का राजा मंटराज होता है। कांची का राजा कौन था, तो विष्णुगुप्त। राजाओं के बारे में ही पूछेगा। और मुक्त का राजा कौन था, तो नीलराज। और बेंगी का राजा कौन होता है, तो हस्तिवर्मा। और कुशस्थलपुर का राजा कौन होता है, तो धनंजय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा आर्यावर्त दक्षिण भारत के अभियान पे इसने कितने शासकों को पराजित किया, आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताओगे कि आर्यावर्त के अभियान में इसने 12 शासकों को पराजित किया, जिसमें ये सारे शासकों के नाम हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इसने जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आक्रमण किया, और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कुछ शासकों को इसने पराजित किया। जो इसने उत्तर भारत के शासकों को पराजित किया, तो उत्तर भारत के शासकों को पराजित करने के बाद एक नीति का इसने पालन किया। वो जरूर 100% पूछा जाएगा कि उत्तर भारत के शासकों के खिलाफ इसने किस नीति का पालन किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, उत्तर भारत के शासकों के खिलाफ इसने राज्य प्रक्षोभोद्धरण, राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का पालन किया। अगर ये पूछे कि राज्य प्रक्षोभोद्धरण ये है क्या, तो राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का मतलब होता है कि जब किसी राज्य के ऊपर कोई शासक आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के बाद उस शासक को पराजित करके जो है उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है। इस नीति को ही कहते हैं राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति। और दक्षिणी भारत के खिलाफ इसने किस नीति का पालन किया, समुद्रगुप्त ने। अगर ये पूछा जाए तो दक्षिण भारत के खिलाफ इसने राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया। राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत के खिलाफ इसने किस नीति का पालन किया, तो दक्षिण भारत के खिलाफ इसने राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था। ठीक है, अब ये राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब क्या होता है, तो ये जानते रहिएगा, राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब होता है कि किसी भी शासक के राज्य पर आक्रमण करके उसे पराजित करके उसके बदले में उपहार वगैरह लेके उसे शासन करने के लिए छोड़ दिया जाए। यही नीति क्या कहलाती है, राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह की
नीति कहलाती है। तो इस नीति का पालन समुद्रगुप्त ने किसके खिलाफ किया? तो दक्षिण भारत के खिलाफ इसने इस नीति का पालन किया है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है समुद्रगुप्त से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और उनको अच्छे से जो है आपको देखना होगा। अब आइए आगे देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेके 415 ये इसके शासन का टाइम होता है। 375 से लेके 415 ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का टाइम होता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के पहले एक और शासक होता है जिसके नाम की चर्चा कर ले जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक जो शासक होता है जिसका नाम होता है रामगुप्त। क्या नाम होता है? तो रामगुप्त। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले होता है और ये कहा गया कि कुछ समय तक ही ये शासन किया इसने। चूँकि इसकी एक मुद्रा राम मगु करके मिलती है जिससे ये पता चलता है कि रामगुप्त नामक कोई एक निर्बल शासक था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले जिसने शासन किया। और इसके बारे में जानकारी का जो साधन है रामगुप्त के बारे में या रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की रचना है। इससे राजशेखर के काव्य मीमांसा, ये राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा राजशेखर। बाणभट्ट के हर्षचरित, अबुल हसन के मज्म उल तवारीफ, तवारीख आदि। ठीक है, इसकी जानकारी के माध्यम है विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, राजशेखर के काव्य मीमांसा, बाणभट्ट के हर्षचरित और अबुल हसन के मजमूल तवारीफ नामक जैसे ग्रंथों से रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में पता चलता है। रामगुप्त एक निर्बल शासक होता है। इसी के समय में शक शासक ने इसके ऊपर आक्रमण किया था और शक शासक ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो ये कहा जाता है इसने जो है रामगुप्त के एक प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव भेजकर ये कहा कि अगर आपने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को हमारे हवाले कर दिया तो हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो चूंकि रामगुप्त एक निर्बल शासक होता है और रामगुप्त डर जाता है और डरने के बाद जो है इसने क्या किया कि अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को ये शक शासक को देने के लिए तैयार हो जाता है। शक शासक का कहीं भी नाम नहीं मिलता। तो जब रामगुप्त शक शासक को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाता है तो इसी से इसका जो छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इससे बड़ा नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद इसने कहा कि ऐसा करिए, ठीक है आपने अगर ध्रुवस्वामिनी को देने का निश्चय कर ही लिया है तो ऐसा करिए कि ध्रुवस्वामिनी नहीं बल्कि ध्रुवस्वामिनी के भेष में मैं जाऊंगा तो और छल से जो है मैं शक शासक की हत्या कर दूंगा। तो इसने क्या किया कि कई सारी पालकियां तैयार किया गया और एक पालकी में जो है स्त्री का रूप धारण करके चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ गया, बाकी की पालकियों में जो है सेना को बैठा दिया गया। और ये कामुक शक शासक के पास जब जाता है तो जैसे ही शक शासक ने पालकी के पर्दे को हटाकर अपना गर्दन अंदर डाल के ध्रुवस्वामिनी को देखना चाहता है तो उसी समय कटार से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शक शासक की हत्या कर दी। बाकी पालकियों में बैठी हुई जो सेना होती है वो सारी सेना निकल के शक शासकों पे टूट पड़ी और इस प्रकार से जो उस युद्ध में शकों की
हार हुई और शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जब वापस आता है तो वापस आने के बाद इसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और रामगुप्त की हत्या करके अपनी रामगुप्त की पत्नी द्रुश्वामिनी के साथ इसने विवाह कर लिया और शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। इस तरीके से समुद्रगुप्त के बाद जिस शासक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी एक उपाधि होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसकी उपाधि क्या थी? तो इसकी उपाधि के बारे में एक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है कि देवश्री, देवराज, ठीक है, देवश्री, देवराज और विक्रमादित्य, ये इसकी उपाधि हैं। देवश्री, देवराज, ठीक है, किसकी उपाधि थी? अगर ये पूछा जाए तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। और विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की ही उपाधि होती है विक्रमादित्य, इसीलिए इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इसने शकाधिपति की भी उपाधि धारण की थी। शकाधिपति की उपाधि इसलिए धारण की थी, इसने किसी शक शासक, और जिस शासक को ये पराजित करता है उसका नाम होता है रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय ये शक शासक होता है जिसको पराजित करने के बाद इसने शकाधिपति की उपाधि धारण करी और इसी शक शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए। किसके? तो चांदी के। ये पूछा जाता है कि गुप्तों में किसने चांदी के सिक्के चलाए, तो ये जानते रहिएगा गुप्तों में पहली बार चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाए। और किसकी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए? तो शक शासक रुद्रसिंह तृतीय की विजय के उपलक्ष्य में ही इसने चांदी के सिक्के चलाए, तो ये जानते रहिएगा। और इसने जो है द्रुश्वामिनी के साथ विवाह किया था, ठीक है। और इसने अपना अन्य विवाह किसके साथ किया? तो इसने वाकाटक नरेश रुद्रसिंह के साथ इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया था, ठीक है। ये जानते रहिएगा वाकाटक नरेश रुद्रसिंह के साथ इसने अपनी पुत्री किसका विवाह किया था? प्रभावती गुप्ता का, ठीक है। और इसने कदम वंश के शासक काकुत्स्थवर्मन की पुत्री के साथ अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह किया था। किसके साथ? कदम वंश के शासक काकुत्स्थवर्मन की पुत्री के साथ जो है अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह किया था। कुमार गुप्त, ठीक है। ये जानते रहिएगा, जब भी कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया था, ठीक है। तो ये वैवाहिक संबंधों के बारे में अगर इसकी बात की जाए तो इसने 3 वैवाहिक संबंध बनाए। कौन कौन से? पहला, इसने कुबेर वंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया और इसी से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम हुआ प्रभावती गुप्ता। और इस प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया। रुद्रसिंह द्वितीय होता है, अभी कभी पूछ ले तो जानते रहेगा, रुद्रसिंह द्वितीय। तो वाकाटक नरेश रुद्रसिंह द्वितीय के साथ इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। और तीसरा, इसने कदम वंश के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाया। कदम वंश की राजकुमारी काकुत्स्थवर्मन का विवाह, कदम वंश के शासक काकुत्स्थवर्मन की पुत्री के साथ अनंत देवी नाम होता है, उसके साथ उसने अपना पुत्र कुमार गुप्त का विवाह किया, ठीक है। कुमार गुप्त का विवाह किया। इस तरीके से वैवाहिक संबंधों के साथ जो है इसने जो है अपने साम्राज्य को एक संगठित आकार प्रदान किया। शकों की विजय इसने जब वाकाटक नरेश का सहयोग प्राप्त किया
और उसके फलस्वरूप इसने शकों को पराजित किया था। और इसी संघर्ष में ये कहा जाता है, इसका जो दामाद होता है रुद्रसेन द्वितीय, ये इसी संघर्ष में मारा जाता है। और बाद में जो है वाकाटकों के शासन को भी ये अपने साथ में लेकर प्रभावती गुप्ता के साथ शासन सत्ता पे बैठता था और इन क्षेत्रों का शासन संचालन करता था। ठीक है, इस तरीके से कुमारगुप्त भी इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है और इसने भी महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से इनकी उपाधियों से देवराज, देवश्री और देवगुप्त, अगर ये पूछे देवराज, देवश्री, देवगुप्त किसकी उपाधि थी तो ये जानते रहिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पूछ रहा है, इसी की उपाधि थी। तो यहाँ से ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और 100% ये पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद देखते हैं अगला कुमारगुप्त के बारे में देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अब देखते हैं अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है कुमारगुप्त। लेकिन कुमारगुप्त से पहले एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं कुमारगुप्त में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। तो अगर ये पूछा जाए किसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे तो ये जानते रहिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। कभी कभी उनके नाम के बारे में भी पूछता है, तो उनके नाम के बारे में पूछेगा तो पहला था कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा छपड़क, चौथा वरुचि, पांचवा शंकु, छठा अमर सिंह, सातवां वराहमिहिर, आठवां घटकरपर और नौवां बेताल भट्ट। ये 9 रत्न हैं जो कालिदास के दरबार में निवास करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करते हैं। कालिदास ये क्या हैं? ये कवि हैं। अगर ये पूछा जाए कालिदास क्या थे तो कालिदास थे कवि। धन्वंतरी क्या थे? तो धन्वंतरी थे चिकित्सक। धन्वंतरी थे चिकित्सक। छपड़क क्या थे? तो छपड़क थे ज्योतिषी। ठीक है, ज्योतिषी छपड़क। वरुचि क्या थे? तो वरुचि व्याकरणकर्ता। व्याकरणकर्ता वरुचि क्या थे? व्याकरणकर्ता। शंकु क्या थे? शंकु क्या है? वास्तुकार। वास्तुकार शंकु हैं। अमर सिंह क्या है? कोशकार। कोशकार, ये कोश की देखरेख करने वाले होते हैं अमर सिंह। वराहमिहिर क्या होते हैं? नक्षत्र शास्त्री। नक्षत्र शास्त्री ये होते हैं। वराहमिहिर नक्षत्र शास्त्री होते हैं या खगोल शास्त्री। और घटकरपर ये क्या होते हैं? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ होते हैं, चाणक्य की तरह कूटनीतिक होते हैं। और बेताल भट्ट क्या होते हैं? ये होते हैं जादूगर। बेताल भट्ट क्या होते हैं? जादूगर। इस तरीके से ये सारे नवरत्न हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में निवास करते थे। और ये इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धन्वंतरी से जरूर पूछा जाएगा। धन्वंतरी किसके दरबार में निवास करते थे? या कालिदास किसके दरबार में निवास करते थे? दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है वराहमिहिर किसके दरबार से संबंधित हैं? ठीक है। छपड़क इनके विभाग को पूछेगा, ये कौन से विभाग को देखते थे? तो ज्योतिषी थे छपड़क। और वरुचि इनसे भी पूछता है। वरुचि तो वरुचि क्या थे? व्याकरणकर्ता थे, व्याकरण के बारे में इनको जानकारी थी। और शंकु क्या थे? ये वास्तुकार थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। और सभी विभाग को जितने भी सारे हमने जैसे नवरत्न के बारे में बताया,
चाहे कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, वरुचि, शंकु, अमर सिंह, वरामिहिर, घटकर पर, बेताल भट्ट, तो इन सभी के विभाग के बारे में विशेष रूप से, जैसे कालिदास कवि हैं, धन्वंतरी चिकित्सक हैं, छपड़क ज्योतिषी हैं, वरुचि व्याकरण करता है, शंकु वास्तुकार है, अमर सिंह कोशकार है, वरामिहिर नक्षत्र शास्त्री है, घटकर पर कूटनीतिज्ञ है और बेताल भट्ट क्या है, ये जादूगर है। तो इस तरीके से इन सारे विभाग को 100% याद रखिएगा और यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जब अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य, इसके बारे में ये जानते रहिएगा। इसकी उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य की। महेंद्रादित्य ये जानते रहिएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि किसकी उपाधि थी महेंद्रादित्य, तो ये आप बता सकते हो। कुमारगुप्त की उपाधि होती है कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। ठीक है, तो कुमारगुप्त ये अगला शासक होता है और कुमारगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि गुप्तों में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं, तो ये कुमारगुप्त के होते हैं। कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं, लगभग 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये गुप्त राजवंश में सबसे अधिक अभिलेख जो है कुमारगुप्त के हैं। तो कुमारगुप्त का है मंदसौर अभिलेख। ये पूछा जाता है कि मंदसौर अभिलेख किसका है, तो कुमारगुप्त का है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख और इसी अभिलेख में जो है रेशम बुनकरों का उल्लेख हुआ है। तंतुवाय श्रेणी यानी रेशम बुनकर, तो ये आपसे कहा पूछा जाएगा रेशम बुनकरों का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो ये जानते रहेगा। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है और इसी ने जो है कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पूछा जाएगा आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, जो प्राचीन शिक्षा का केंद्र होता है और बड़े बड़े दूर दूर से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बर्मा, सारे देशों से जो है विद्यार्थी आया करते थे और यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करते थे। और नालंदा में किस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, तो नालंदा में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय आचार्य कौन होता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो आचार्य होता है उसका नाम था शीलभद्र। क्या नाम था, तो शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य होते हैं। और इसके पुस्तकालय को क्या कहा जाता था, धर्मगंज के नाम से इसके पुस्तकालय को जाना जाता है, धर्मगंज। तो ये जानते रहिएगा इसके पुस्तकालय का क्या नाम था, तो धर्मगंज। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय में ही शिक्षा अध्ययन के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन आया था, तो वेन्सांग यही आया था और उसने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित यहाँ पर शिक्षा दी जाती, थोड़ा सा जब डीप में जाएगा और अंदर जाएगा तो ये क्वेश्चन बना सकता है। तो ये जानते रहिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित शिक्षा दी जाती है। किससे, तो महायान। ठीक है, महायान संप्रदाय से संबंधित शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुमारगुप्त से जो, और इसी के समय में जो है पुष्यमित्र नामक जातियों का आक्रमण हुआ था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा कि पुष्यमित्र नामक जातियों का आक्रमण किसके समय में हुआ। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहेगा, पुष्यमित्र नामक जातियों का आक्रमण जो है कुमारगुप्त के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से कुमारगुप्त से संबंधित जो भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये है। अब अगला आइए आगे देखते हैं। कुमारगुप्त के बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की भी उपाधि के बारे में पूछा जाए तो ये शक्रादित्य की उपाधि इसकी भी थी, शक्रादित्य। ठीक है, और ये कहा जाता है स्कंदगुप्त को भारत का रक्षक कहा जाता है। भारत का रक्षक। किसने कहा है, तो आरसी मजुमदार जी ने इसे भारत का रक्षक कहा है स्कंदगुप्त को। और क्यों कहा है इसे भारत का रक्षक,
तो ये जानते रहिएगा स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और ये कहा जाता है हूण जो होते हैं बड़े लड़ाकू बर्बर योद्धा हुआ करते थे, तो इसीलिए हूणों के नाम से लोगों को भय हो जाता था। और ऐसी बर्बर लड़ाकू जातियों का आक्रमण जो है किसके समय में हुआ? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में हुआ। और स्कंदगुप्त ने बड़ी निर्भयता के साथ जो है इसने हूणों के आक्रमण का सामना किया। और हूणों के आक्रमण का सामना ही नहीं किया बल्कि हूणों के आक्रमण से जो है इसने जो है भारत भूमि को सुरक्षित रखा और इनके आक्रमण को जो है इसने टाल दिया। और ये कहें कि इस आक्रमण में इसने हूणों को पराजित कर दिया था। और इसीलिए जो है आरसी मजूमदार ने इसे भारत का रक्षक कहा है। तो हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के कारी के नाम के बारे में जो है बड़ा विवाद है। कुछ विद्वानों ने कहा खुसनेवाज इस समय का जो आक्रमणकारी होता है वो होता है। तो ये जानते रहिएगा ये कि हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ, किस गुप्त शासक के समय में हूणों का आक्रमण हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों का पहली बार आक्रमण हुआ था। ठीक है। और स्कंदगुप्त ये गुप्त राजवंश का एक शक्तिशाली शासक ये होता है। इसके बाद जो है शासन सत्ता जो है गुप्त राजवंश की धीरे धीरे निर्बल पड़ने लगती है। और स्कंदगुप्त के बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, और इसके बाद जो होता है बुद्धगुप्त। ये दोनों जो है बौद्ध मतानुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा गुप्त शासक होता है जो बौद्ध धर्म का अवलंबी होता है या बौद्ध मतावलंबी होता है? तो ये पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त दोनों जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त के बाद जो है कुमारगुप्त द्वितीय होता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला शासक होता है वो नरसिंहगुप्त बालादित्य होता है। नरसिंह बालादित्य। ठीक है। नरसिंह बालादित्य। नरसिंह बालादित्य अपने माता के संरक्षण में ये शासन करता है। और इसी के समय में ये कहा जाता है कि हूण शासक मिहिर भोज ने इसके समय में हूण शासक मिहिरकुल ने जो है इसके समय आक्रमण किया था। और नरसिंहगुप्त बालादित्य ने जो है इसे पराजित कर दिया था। और उसके बाद में अपनी माता के कहने पर जो है इसने इसे छोड़ दिया। किसके कहने पर इसे छोड़ा था? तो अपनी माता के कहने पर इसने मिहिरकुल को छोड़ दिया था। मिहिरकुल हूणों का एक बर्बर लड़ाकू योद्धा होता है। और इसे किसने पराजित किया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नरसिंह बालादित्य ने या नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसे पराजित किया था। और उसके बाद गुप्त वंश का जो अगला शासक होता है कुमारगुप्त द्वितीय। उसके बाद इस वंश का आखिरी शासक जो होता है वो होता है विष्णुगुप्त। ठीक है। ये गुप्त राजवंश का अंतिम शासक होता है। अंतिम शासक ये पूछा जाएगा कि गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त राजवंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है विष्णुगुप्त। ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछा जाता है, वो होता है कि सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य भानुगुप्त एक शासक होता है, निर्बल शासक होता है। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बाद ही ये 510 में इसने शासन किया है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख हुआ है, जहाँ पर ये कहा जाता है इसका गोपराज नामक एक ब्राह्मण होता है और उसके मरने के बाद इसकी पत्नी सती हो जाती हैं। तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। और ये एरण अभिलेख कब का है? तो 510 ईस्वी का है। ये जानते रहिएगा। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ये गुप्त राजवंश से सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जहाँ से भी पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा। और इस वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। और इस तरीके से गुप्त राजवंश जो एक शक्तिशाली राजवंश होता है और उस गुप्त राजवंश का पतन हो जाता है और अंत हो जाता है। और जहाँ तक गुप्त राजवंश के बारे में बात है तो गुप्त राजवंश के शासक जो है अतिशय जो है इनका जो शासन होता है अतिशय विकेंद्रीकरण की स्थिति होती है।
विकेंद्रीकृत शासक होता है। और इस समय जो है ये कहा जाता है कि इनका गुप्तों का जो राज चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो गरुड़। इनका राज चिन्ह क्या होता है, गुप्त राजवंश का राज चिन्ह पूछा जाता है, राज चिन्ह। तो ये जानते रहिएगा, गुप्त राजवंश का राज चिन्ह होता है गरुड़, क्योंकि कई सारे शासकों ने गरुड़ प्रकार की आकृति के सिक्के भी चलाए। बहुत सारे शासकों से सिक्कों से अगर पूछेगा कभी भी सिक्कों से प्रश्न आए, क्योंकि इनके सिक्के भी बहुत हैं। जैसे ये कहें कि समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चलाए, उसने गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए, धनुधारी प्रकार के चलाए, वीणा वादन प्रकार के। तो यहाँ से पूछ सकता है कि वीणा वादन प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो वीणा वादन प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए थे। उसके सिक्कों पे उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और ये दर्शाता है कि वो संगीत प्रेमी था। और इसने धनुधारी प्रकार के सिक्के चलाए, राजा को जो है सिक्कों पे धनुष और बाण लिए हुए दिखाया गया है। व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए, बाघ का शिकार करते हुए राजा को दिखाया गया है, ठीक है। और गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर गरुड़ की आकृति दर्शाई गई है और गुप्तों का राज चिन्ह भी होता था गरुड़। तो इस तरीके से ये सिक्के चलाए। और जहाँ तक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्कों की बात है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने धनुधारी प्रकार के, व्याघ्रहनन प्रकार के, पर्यंक प्रकार पे, पर्यंक का मतलब क्या होता है, पर्यंक प्रकार के सिक्के का अर्थ होता है कि राजा को पलंग पर बैठे हुए दिखाया गया है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पर्यंक प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। छत्रधारी प्रकार के, इसका मतलब क्या होता है, एक बौना नौकर है जो छाता लिए हुए जो है राजा के सर पे ऐसे रखे हुए दिखाया गया है सिक्कों पे, जिससे पता चलता है कि छत्रधारी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाए। बाकी सारे चाहे वो गरुड़ प्रकार के हो चाहे व्याघ्रहनन, ये भी तो समुद्रगुप्त ने भी चलाए थे। तो इस तरीके से इनके सिक्के हुए। और उसके बाद तलवार की मुठिया पर हाथ रखे हुए खड़गधारी प्रकार के, खड़ग निहंता प्रकार के सिक्के किसने चलाए, खड़ग मतलब होता है तलवार, खड़ग निहंता प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो कुमारगुप्त ने चलाए। किसने, कुमारगुप्त ने खड़ग निहंता प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के भी इसने चलाए थे, ये जानते रहिएगा। कार्तिकेय की आकृति की चिन्ह सिक्कों पर दर्शाया गया है, भगवान शंकर के पुत्र का नाम था कार्तिकेय, ठीक है। इस तरीके से इम्पोर्टेंट सिक्कों से भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं गुप्त राजवंश से संबंधित। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे बाहर क्वेश्चन आना है। रही बात थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो ये जानते रहिएगा गुप्त राजवंश के प्रशासन की जहाँ तक बात आती है, और किसी भी राजवंश के अगर पतन का कारण पूछे कि इनके पतन का कारण क्या होता है, तो इनके पतन का कारण पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉप वो है, जहाँ से ये कहा जाता है कि इनके पतन का वो मुख्य कारण है, तो वो मुख्य कारण कौन सा है, तो वो मुख्य कारण होता है अयोग्य उत्तराधिकारी। किसी भी राजवंश के पतन का मुख्य कारण क्या होता है, अयोग्य उत्तराधिकारी। अतिशय विकेंद्रीकरण, क्योंकि केंद्रीकरण तो होता नहीं, विकेंद्रीकृत हो जाता है, वो भी इनके एक पतन का कारण हो जाता है। तो ये जानते रहिएगा अगर पतन के कारण के बारे में बात करेगा। और उसके बाद इनके प्रशासनिक व्यवस्था की बात जहाँ तक है, तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है गुप्तों के समय प्रांत को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो गुप्तों को इस समय में प्रांत को भुक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देश भुक्ति अवनी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो प्रांत को क्या कहा जाता है, गुप्तकालीन प्रांत को किस नाम से संबोधित किया जाता है, देश भुक्ति अवनी के नाम से संबोधित किया जाता है, ये प्रांत कहा जाता है। और प्रांत के बाद जिले को किस नाम से, तो जिले को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो जिले को कहा जाता था विषय। विषय क्या होता था, जिला, ठीक है, जिला। प्रांत हो गया देश, भुक्ति अवनी भुक्ति के नाम से, ज़्यादातर नाम भुक्ति देता है, भुक्ति। और जिले को क्या कहा जाता है, विषय। और उसके बाद जो है तहसील, किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो इसको जो है तहसील को विथि के नाम से संबोधित करते थे। और सबसे नीचे इकाई क्या होती थी, ग्राम, ठीक है। प्रशासन की सबसे निम्न इकाई क्या होती थी, ग्राम। तो ये जानते रहिएगा, ये सारी चीज़ें हैं
ये आपसे पूछा जाता है। प्रांत को देशभुक्ति अवनी के नाम से, जिले को क्या विषय के नाम से, तहसील को विधि के नाम से, और ग्राम को कहीं कहीं पेट के नाम से भी दिया जाता है। ग्राम ये प्रशासन की सबसे निम्न इकाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था से भी संबंधित अगर पूछा जाए तो ये संधि विग्रहिक क्या होता है, युद्ध मंत्री होता है संधि विग्रहिक, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से गुप्त राजवंश के बारे में चाहे जैसे भी जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं इन सभी से। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, आज इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक जो हमारा रहा, इसके बारे में आपने अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से इसको आप पढ़ोगे और खूब अच्छे से जो है आप इसके बारे में जो भी आपके पास अनसॉल्व पेपर वगैरह हों उसे जो है सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।